हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बाल विकास के यानी सीडीपी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके रीट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट होने वाले हैं। तो यहां पर तैयार हो जाइए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सिर्फ रीट के लिए नहीं, आपकी शिक्षक भर्ती के लिए जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे एचटेट हो, आपका केवीएस हो, सीटेट हो या आपका बीपीएससी हो, सबके लिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। यानी जहां पर बच्चे को मसल्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे आप एक बॉल फेंकें और बच्चा पकड़ने में उसे असमर्थ हो, तो इसे क्या बोला जाता है। क्या डिस्फेजिया बोला जाता है या डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। भाई डिस्कैलकुलिया तो आपका क्या बोला जाता है, जहां कैलकुलेशन में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, यानी गणितीय गणनाओं को करने में बच्चा प्रॉब्लम उसको महसूस होती है, तो यह डिस्कैलकुलिया होता है। डिसलेक्सिया की अगर बात करें तो यह पठन संबंधी विकार है। यहां पर क्या करता है बच्चा, यहां बी को डी पढ़ लेता है और डी को बी पढ़ता है, तो यह आपका क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया हो जाता है। डिस्फेजिया की अगर बात करें तो जैसा कि आवाज निकल रही है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। डिस्फेजिया यानी बच्चा फंस कर बोलता है, यहां पर यह आपका डिस्फेजिया होता है। तो अगर गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता होती है यानी अधिगम डिसेबिलिटी होती है, तो इसे डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगला आपका सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है। इस स्टेटमेंट को किसने दिया है। क्या स्किनर ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया है या गिलफोर्ड ने दिया है। तो अगर स्किनर की बात करें तो इनका भी स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये दोस्तों अगर आ जाए, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है या व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है, तो ये आपका स्किनर हो जाएगा। जहां आप उत्तरोत्तर देखिएगा वहां आपका स्किनर हो जाएगा। वुडवर्थ की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन आपका वुडवर्थ का है। एक और वुडवर्थ का आपका कथन है कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है, यानी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं अगर आ जाती हैं तो ये आपका वुडवर्थ से रिलेटेड है। आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। यहां पर दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहां देखिए आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों यानी तीन चीजें दी गई हैं, तो क्रो एंड क्रो यहां पर भी आपकी तीन चीजें दी गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, यह आपको बताना है। क्या पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है या आपका उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है या शैशवावस्था को या इनमें से कोई नहीं। तो खिलौनों की आयु की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी आपका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है आपकी 2 से 6 वर्ष के बीच, इसमें बच्चा क्या है, खिलौनों से खेलता है, यानी खिलौनों की आयु इसे कहा जाता है। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 4 नंबर लेंगे। क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। अगर किसी स्टिमुलस को निरंतर दिया जा रहा है, कंटिन्यू दिया जा रहा है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है, तो ये क्या कहलाता है, अभ्यस्तता या आपका लर्निंग या टेम्परेरी आपका लर्निंग या मोटिवेशन। तो यहां पर दोस्तों अगर उद्दीपन को निरंतर दिया जाता है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है तो उसे अभ्यस्तता बोला जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 ने अपने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या अनुमोदक की होनी चाहिए या सुविधादाता की होनी चाहिए या अधिकारी की या तानाशाह। तो एक शिक्षक को डिक्टेटर नहीं होना है, तानाशाह नहीं होना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक जो है वो एक सुविधादाता है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। यहाँ पर एनसीएफ 2005 ने कहा है कि शिक्षक जो होता है वो सुविधादाता होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाएं हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट या आपका फ्रस्ट्रेशन बोला जाएगा या एंजाइटी या आपका प्रेशर।
तो अगर किसी भी व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं हैं, यानी दोस्तों वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है, ये भी करना है और वो भी करना है, तो यहाँ पर ये आपकी सिचुएशन द्वंद्व कहलाती है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। ए ऑप्शन के साथ सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो दोस्तों अगर बात करें हम किसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को आपका पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये आपका किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। और इनका प्रयोग किस पर था? इनका प्रयोग दोस्तों आपका चूहे पर था। ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर आपका इसके लिए हो गए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी की अगर बात करें तो ये आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाएगा। और यहाँ पर आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है ये आपका आईपी पावलोव से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत अगर आए तो ये आपका कोहलर से संबंधित है। इनसाइट थ्योरी आपकी कोहलर से संबंधित हो जाएगी। अगला बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर या आपका जटिल से कठिन की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर या आपका साधारण से आसान की ओर। तो विकास जो है वो आपका क्या होता है? बच्चा जब आपका गर्भ में होता है तो सबसे पहले सिर विकसित होता है, उसके बाद फिर हाथ पैर विकसित होते हैं और यहाँ पर फिर उसकी हाथ पैरों की डिज़ाइन बनती है। यानी विकास हमेशा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास कैसा होता है दोस्तों? अमूर्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर विकास जो होता है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन, एक चिंतनशील शिक्षक जो होता है क्लास में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या कर सकें? व्याख्यान सुन सके या कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके या क्लास में अनुशासन बनाए रखें या छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर एक अगर चिंतनशील शिक्षक है तो वो कैसी व्यवस्था करेगा, कैसी परिस्थिति सिचुएशन उत्पन्न करेगा? व्याख्यान नहीं सुनना है, यहाँ पर नोट्स वाली बात भी नहीं लेनी है। अनुशासन ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे ठीक जो बात है वो छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया यानी आपका इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे और टीचर के बीच में। जैसे आपका टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है और यहाँ पर बच्चा रिएक्ट कर रहा है और टीचर से डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ अधिगम जो लर्निंग होगी वो बेस्ट होगी। तो डी ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सेंटर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बच्चा हो जाएगा। जब बच्चा होगा तभी आपका अध्यापक और बुक्स काम करेंगी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, आरटीई यानी आपका जो राइट टू एजुकेशन है, ये अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? क्वेश्चन आपका रीट के अंदर आ चुका है। बताइए आरटीई 2009 के अनुसार जो प्रति सप्ताह शिक्षक के लिए काम के निर्धारित घंटे हैं वो कितने हैं? 40 आपका घंटे या 42 आवर्स या 45 या 48? तो आपका इसके लिए सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। 45 आवर एक सप्ताह में काम करना है शिक्षक को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या आपका बीएस ब्लूम? बताइए भाई। तो यहाँ पर अगर बात करें थॉर्नडाइक की तो इनका प्रयास और त्रुटि सिद्धांत आपका हो जाएगा। या स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है। यहाँ कोहलर की बात करें तो इनसाइट थ्योरी इन्होंने दी है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी बात याद रखना है आपको कि इन्होंने जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आपका सीखने के उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक श्रेणियों में जरूर बांटा है। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर आपका अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करने वाले आपके बीएस ब्लूम आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर।
क्वेश्चन है, कक्षा 2 की एक छात्रा है सृष्टि। इसको अध्यापिका ने बेसिक मैथ के कुछ सवाल करवाए, मूल गणित विषय के सवाल करवाती हैं। अगले दिन वो बच्ची बाजार में सामान खरीदने जाती है और सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती, दुकानदार ऐड में गलती कर देता है तो वो पकड़ लेती है, चिन्हित करके सही करवाती है। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है बताना है। नकारात्मक स्थानांतरण है, सकारात्मक है, द्विपक्षीय है या शून्य स्थानांतरण है। तो इस प्रकार का अधिगम जो होता है वो सकारात्मक स्थानांतरण है, यानी आपका पॉजिटिव ट्रांसफर है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, यानी क्रिएटिविटी किससे संबंधित है। अतिसक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो अगर बात करते हैं क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की, तो यहाँ आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा। अपसारी चिंतन यानी अगर देखें इंग्लिश में नाम याद कर लेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका क्या हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी की पहचान होती है। यहाँ बच्चा एक समस्या को कई तरीके से, कई उसके पास सॉल्यूशन होते हैं, तो ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी आपका अपसारी चिंतन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिसारी में सीधे आपके क्वेश्चन का एक आंसर है, यहाँ पर कई आंसर होते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, यह बताना है। निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या आपका कथानक संप्रत्यक्षण आपका परीक्षण। तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि जो है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका टेट के साथ सही आंसर जाएगा। यह आपका कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण होता है, डी ऑप्शन सही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।